हाय ऑल, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। आई एम मल्लिका। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था, जो कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक डिस्कस कर लिया था। इन दिस पार्ट ऑफ आवर वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट मेक्स इट वर्सेटाइल, and the other topic that we're going to discuss is the homologous series and its properties. So let's start with the allotropes of carbon. सबसे पहले तो एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट कि वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर पाए। जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सारे ही आपके पास एलोट्रॉप्स बनाते हैं। बट सिंस इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट कार्बन, तो हम कार्बन के एलोट्रॉप्स डिस्कस करते हैं। The very first allotrope of carbon that we're going to discuss is diamond. एक और चीज, जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट सिंस जो उसमें बेसिक कंबाइनिंग एलिमेंट होता है वो सेम होता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एलोट्रॉप्स की, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट होगी एलोट्रॉप्स की एक दूसरे से, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम फॉर द एलोट्रॉप्स। फॉर कमिंग ऑन फॉर डायमंड, अब डायमंड में देखो, पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ, स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगी। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। जो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कार्बन को, तो हर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है 4 कार्बन एटम से। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ 3D स्ट्रक्चर की तरह डिपिक्ट होता है, एक 3D स्ट्रक्चर की जैसे विजिबल होता है। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये डायमंड को एक अलग तरह की हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, डायमंड इज वेरी हार्ड। इतनी हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस। सिंस इट इज वेरी हार्ड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, और हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लिंक्ड है, तो कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। सिंस उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज डायमंड, इट do not conduct electricity। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एलोट्रॉप्स में हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा इसके नेक्स्ट एलोट्रॉप में। आई विल शो यू हाउ। अब सिंस डायमंड जो है एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या है, हर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है 4 कार्बन एटम से, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस स्ट्रक्चर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द डायमंड। दिस इज द फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सेकेंड एलोट्रॉप स्टडी करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, तो वो इजिली हम यूज कर सकते हैं उसको ग्लास कटर्स बनाने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी शार्प, देयरफॉर इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास कटर्स। ये यूज हो सकता है हमारे पास डायमंड का। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकंड एलोट्रॉप। सेकंड एलोट्रॉप जो है हमारे पास ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। Each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms। हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से फर्दर लिंक्ड है, जिसकी वजह से वो इसको एक हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है। हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, ये एक हेक्सागोनल रिंग हो गई। सिंस हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, तो एक आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बच गया, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावेलेंट है,
4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। सिंस यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किस वजह से होगा, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सिंस इस एलोट्रॉप पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दिस सो इट मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब ये जो हेक्सागोनल शीट्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन हेक्सागोनल शीट्स के बीच में एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। सिंस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बहुत वीक है, तो ये जो हेक्सागोनल शीट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। ड्यू टू द स्लिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागोनल शीट्स ओवर ईच अदर, हम ये यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। मशीन्स में एज अ लुब्रिकेंट हम ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि सिंस इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हेक्सागोनल शीट्स कैन स्लिप ओवर ईच अदर, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अब ग्रेफाइट जो होता है इट इज ब्लैक इन कलर, तो अगर हम उसे पेपर पे यूज करते हैं वो ब्लैक कलर का अपना मार्क छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं इन द पेंसिल लेड्स। आपने देखा होगा कि जो पेंसिल है, जो लेड होती है उसके अंदर, दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। बिकॉज ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर, वो पेपर पे अपना ब्लैक मार्क छोड़ देता है। सो देयरफॉर ग्रेफाइट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड्स। क्लियर? ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको ग्रेफाइट की। कमिंग ऑन टू द थर्ड एलोट्रॉप, दैट इज फलरीन। फलरीन आपके पास थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का। नाउ व्हाट इज फलरीन? फलरीन क्या है? फलरीन वो एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक बॉल की फॉर्म में अरेंज्ड है। उसमें जो 60 कार्बन एटम्स हैं दे आर लिंक्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल शीट्स। हेक्सागोनल और पेंटागोनल शीट्स की हेल्प से आपके पास एक 60 कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, हमने इसका नाम फलरीन क्यों रखा? इसको बकमिंस्टर फलर भी बोलते हैं। बकमिंस्टर फलर भी बोला जाता है इस एलोट्रॉप को। तो ये इसका नेम कैसे आया? यूएस में एक आर्किटेक्ट था नेम्ड रिचर्ड बकमिंस्टर फलर। तो उसने क्या किया था, उसने एक डोम डिजाइन करा था एंड द शेप ऑफ दैट डोम, द अपीयरेंस ऑफ दैट डोम वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एलोट्रॉप। इस एलोट्रॉप के स्ट्रक्चर से वो रिजेंबल करता था, जिसकी वजह से इस कार्बन के एलोट्रॉप का नेम हमने रख दिया बकमिंस्टर फलर और फलरीन। क्लियर? So these are the 3 allotropes of carbon. First था diamond, second था graphite, and third is fullerene. I hope it's clear. Moving on to the next topic. Next topic हमने study करना है, that is the versatile properties of carbon. Versatile मतलब ऐसी क्या properties हैं carbon की जो उसको दूसरे element से unique बनाती हैं, and what is it about carbon कि उसके numerous number of compounds exist करते हैं. So let's start. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, दैट इज कैटिनेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज दैट मेक इट वर्सेटाइल फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, राइट एनी 2 वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट मेक्स इट वर्सेटाइल। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सो स्टडी इट केयरफुली। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग से क्या मतलब है? सेल्फ मतलब अपने आप से लिंक करने की प्रॉपर्टी। तो कार्बन के पास एक यूनिक टेंडेंसी है कि वो अदर कार्बन के साथ अपने आप को लिंक कर सकता है। अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके या तो वो स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, या ब्रांच्ड चेन बना सकता है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कार्बन एटम है, लेट सपोज ये कार्बन एटम अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर रहा है। हर कार्बन के पास 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए सिंस इट इज टेट्रावैलेंट। तो एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, एक बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, बाकी 3 आप हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। अब इस वाले कार्बन को देखिए, 2 वैलेंसीज की यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं,
बाकी आप 2 बॉन्ड्स लगा दो। जो ये मैं एम्प्टी स्पेसेस छोड़ रही हूँ वहां पे आप हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हो। अब लास्ट वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है, बाकी आप 3 बॉन्ड्स और बना सकते हो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हो। अब सिंस इसमें देखिए आप तीनों कार्बन एटम्स एक लाइन में अरेंज्ड हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन। ओके, ऐसे ही कार्बन ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। ब्रांच्ड चेन कैसे, जैसे ये 3 कार्बन एटम्स मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दिए और एक कार्बन एटम मैंने यहाँ नीचे प्लेस कर दिया, तो ब्रांचिंग हो गई। तो इस तरह अगर मैं कार्बन एटम्स को स्ट्रेट प्लेस ना कर अगर उसकी एक ब्रांच में प्लेस कर दूं अदर कार्बन एटम को, तो वो हो गया मेरे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन देखिए, इसमें भी आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं इस तरह। जैसे अब ये कार्बन है, इसके अंदर 3 बॉन्ड्स लगा दिए, ये कार्बन के देखो ऑलरेडी 3 सेटिस्फाई हो रही है, एक बॉन्ड यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। इस कार्बन एटम में एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, बाकी 3 अदर बॉन्ड्स आपने प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, लेट सपोज मैंने कार्बन एटम्स को एक रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दिया, एक क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 अदर बॉन्ड्स लगा दिए। ऐसे ही हर कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कार्बन एटम्स है वो एक क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है, मींस कार्बन कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन्स भी बना सकता है, वो ब्रांच्ड चेन्स भी बना सकता है, और वो रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट property of carbon that makes it versatile from other elements, that is the catenation. Clear? The second property जो हम पढ़ रहे हैं कार्बन की, वो है multiple bond formation. Multiple मतलब एक से ज्यादा, है ना? Multiple bond मतलब जब एक से ज्यादा bonds बना सकता है कार्बन। अब कार्बन क्या करता है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है अदर कार्बन एटम्स के साथ, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अदर कार्बन एटम्स के साथ। अब देखो यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 2 बॉन्ड्स आपने लगा दिए। यहाँ पे इस कार्बन की 3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, एक बॉन्ड आपने और लगा दिया। क्लियर? तो कार्बन डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है अदर कार्बन एटम्स के साथ। एक जर्नल नेम हम देते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका जर्नल नेम हम देते हैं एल्कीन्स। इस पे ध्यान देना, ENE अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका जर्नल नेम हो जाता है एल्काइन, YN। सिमिलरली अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जर्नल नेम हम देते हैं एल्केन, AN। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, AL के प्रीफिक्स सबके लिए कॉमन है, सफिक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, डबल बॉन्ड है यहाँ पे आपके पास तो ईन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन हो गया। इस पर्टिकुलर पार्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आल्सो इट फॉर्म्स न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज टेट्रावेलेंसी। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास वैलेंस शेल में। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें पता है कि कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे वो स्टेबल होता है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ भी कंपाउंड्स बना सकता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी अदर एलिमेंट के साथ शेयर करने के लिए। किसी एलिमेंट को मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। किसी को 3 चाहिए, वो भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बन न्यूमरस कंपाउंड्स बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ। वो क्लोरीन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ,
हर एक एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। अब सिंस कार्बन का साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इस स्मॉल साइज की वजह से जो कार्बन और अदर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एंड द कंपाउंड्स फॉर्म आर वेरी स्टेबल। क्लियर कि क्यों कार्बन के न्यूमरस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंट नेचर। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स इन विच दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए अब कार्बन कैसे अपने आइसोमर्स फॉर्म करता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पेंटेन का। अब मैंने आपको अभी इससे जस्ट पहले बताया था, जहां पर एन आ रहा हो, एन का क्या मतलब होगा? सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है। और पेंट मतलब 5। ठीक है, मतलब ये 5 कार्बन एटम्स का कंपाउंड है। अब इसके आइसोमर्स ड्रॉ करके देखते हैं। अब जनरली वैसे तो इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इनकी नेमिंग की जाती है, वो डिटेल में हम अपनी अदर वीडियो में बताएंगे। फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू कि इसके आइसोमर्स आप कैसे बना सकते हो, इसके आइसोमर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कंपाउंड है पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। ठीक है, अब मैं इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाऊंगी कि सब स्ट्रक्चर्स में ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, बट इस कंपाउंड के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर सकती हूँ। सबसे पहले देखिए, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स, बहुत इजी। आपने 5 कार्बन एटम्स को एक स्ट्रेट चेन में रख दिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 कंप्लीट होनी चाहिए। इस कार्बन एटम की वैलेंसी 1 कंप्लीट हो रही है, आप इसको 4 और 3 और बॉन्ड्स लगा दो और वहां पर हाइड्रोजन प्लेस कर दो। इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है सिंस 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं लेफ्ट और राइट में, बाकी 2 आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। इस कार्बन एटम के लिए भी सेम है, हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी सेम है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और लास्ट में 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन आइटम्स आ जाएंगे। अब काउंट करो, देखो 5 कार्बन आइटम्स है और 12 आपके पास हाइड्रोजन है। बन गया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास C5H12 का। अब मैं सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये क्या था? एकदम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, इसका नेम मैं अभी आपको बताऊंगी। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, आप ऐसा करो, 4 कार्बन एटम्स को तो आप स्ट्रेट चेन में रख दो, एक को ब्रांचिंग में शो कर दो। चाहे आप यहाँ पे ब्रांचिंग शो कर दो, चाहे आप इस कार्बन एटम पे ब्रांचिंग शो कर दो, इट्स द सेम थिंग। अब देखो, सेम वैलेंसी को सेटिस्फाई करो विद हाइड्रोजन। यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक ही हाइड्रोजन एटम आएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 सेटिस्फाइड है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, यहाँ पे 2 और लास्ट वाले पे 3। क्लियर? ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास सेकेंड आइसोमर पेंटेन का। सेकेंड स्ट्रक्चर बना दिया हमने। ये था मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है मेरे पास सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। इसमें भी आप काउंट कर लो, कार्बन 5 यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन 12 यूज हो रहे हैं, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका थर्ड आइसोमर कैसे बना सकते हैं? आपने 3 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रख दिया, 2 कार्बन एटम्स को ऐसे ब्रांचिंग में प्लेस कर दिया। अब इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ हाइड्रोजन्स को। अब चाहे आप बॉन्डिंग की फॉर्म में दिखा दो, आप डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू दिखा दो, या आप एक साथ लिख दो, इट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ गई,
जो सेंटर वाला आपके पास कार्बन एटम है उसकी चारों वैलेंसेस सैटिस्फाइड है। क्लियर? तो आपने 3 स्ट्रक्चर्स देखे। यही 3 स्ट्रक्चर्स, यही 3 आइसोमर्स मैंने ड्रॉ करे हैं अभी पेंटेन के। अब मैं उनको हाइड्रोजन्स को इंस्टेड मैं इस फॉर्म में शो करूं जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने हाइड्रोजन्स को एक साथ प्लेस कर दिया। बोथ वेज आर करेक्ट। अब इसका नेम देखो, तीनों में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, जो कि है C5H12, बट सिंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उसका नेम डिफरेंट हो गया। जिसमें सारे कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है, इसका नेम हो गया N पेंटेन। स्ट्रेट चेन वाले के लिए आपने आगे लगा दिया N पेंटेन। क्लियर? नॉर्मल पेंटेन। जब एक कार्बन एटम आपके पास ब्रांचिंग में लिंक्ड है, जब एक कार्बन एटम की ब्रांचिंग हुई है, इस आइसोमर का नेम हो गया आइसोपेंटेन। क्लियर? फॉर वन कार्बन एटम दैट इज प्लेस्ड इन ब्रांचिंग, उसके लिए नेम हो गया आइसोपेंटेन। अब जब आपके पास 2 कार्बन एटम्स आपने ब्रांचिंग में प्लेस कर दिए, इसका नेम हो गया आपके पास नियोपेंटेन। समझ आ गया? तो अब देखो तीनों में ही आपके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो रहे हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जिसकी वजह से, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है जिसकी वजह से हम इनको एक दूसरे के आइसोमर्स बोलते हैं। तो पेंटेन एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स। क्लियर? So these were the properties that make carbon versatile from other elements. I hope all the 4 properties are clear to you and this is very important from the exam point of view. Moving on to the last topic of this chapter, that is homologous series. Homologous series क्या होती है, उसकी properties क्या होती है? तो homologous series क्या होती है? Homologous series is the series or class of compounds जिसमें आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं और हर सक्सेसिव मेंबर उस पर्टिकुलर सीरीज का अपने प्रिसेसिव मेंबर से डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। ठीक है? जर्नल फॉर्मूला उस पर्टिकुलर सीरीज का सेम होता है। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मैंने एक सीरीज लिखी CH4, अभी बताऊंगी मैं कि मैंने सीरीज किस बेसिस पे लिखी है। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए आप, सक्सेसिव मेंबर ये हो गया C2H6, रिसेसिव मेंबर ये हो गया CH4। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं क्या आएगा मेरे पास? CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही अगर मैं C3H8 को C2H6 से डिफरेंशिएट करूं, दोनों को माइनस करूं अगर मैं, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आ जाएगा फिर से CH2 ग्रुप का। दोबारा से अगर मैं C4H10 को C3H8 से माइनस करूं, यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा CH2 ग्रुप का डिफरेंस। तो हर सक्सेसिव मेंबर अपने प्रिसेसिव मेंबर से किसमें डिफर कर रहा है? CH2 ग्रुप से। एक जर्नल फॉर्मूला सीरीज का सेम होगा। ये जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है? एल्केन्स के लिए जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जैसे मैंने CH4 लिखा, अगर मैं यहाँ पर n को 1 प्लेस करूं, एक कार्बन एटम है, n को अगर मैं 1 प्लेस कर रही हूँ तो H कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2 4 हो जाएगा। फर्स्ट आ गया आपके पास कंपाउंड CH4। अब n को 2 प्लेस करो, n को 2 प्लेस करोगे तो C2H, इसको सॉल्व करोगे H क्या आ जाएगा? 6 आ गया सेकेंड कंपाउंड एंड सो ऑन। आप यहाँ पर n की वैल्यू को चेंज करते रहोगे, n की वैल्यू चेंज करते करते आपके पास एक पूरी सीरीज आ जाएगी। इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है? अब होमोलोगस सीरीज में हर कंपाउंड में डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 ग्रुप का। या फिर अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 14 AMU। 14 AMU के का डिफरेंस आ रहा है हर सक्सेसिव मेंबर का प्रिसेसिव मेंबर से। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये फर्स्ट सीरीज थी एल्केन्स की।
ऐसी अगर मैं आपको एल्कीन्स की सीरीज की बात करूं, एल्कीन्स के लिए जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये जर्नल फॉर्मूला होगा एल्कीन्स की सीरीज के लिए। अब स्टार्टिंग विद N1, मैं कार्बन को अगर 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करा, H क्या हो गया 2। एल्कीन्स का क्या मतलब है, कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे तो मेरे पास एक कार्बन एटम है, अब मैं इसको कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैसे शो करूंगी, क्योंकि सिंस कार्बन तो एक ही है ना यहाँ पे, तो ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो जो एल्कीन्स की सीरीज है वो स्टार्ट होती है हमारे पास N2 से। तो आपने N को 2 रखा, हाइड्रोजन को जस्ट उसका डबल करते रहो, H4 C3 H6 C4 H8 एंड सो ऑन। क्लियर? एल्कीन्स क्लियर हो गया, एल्कीन्स क्लियर हो गया। इसका नेम कैसे रखते हैं एल्कीन्स और एल्कीन्स का? अगर आपके पास एक कार्बन एटम होता है, पहले मैं आपको चलो एल्काइन भी बता देती हूँ, फिर आपको एक जर्नल बताऊंगी कि नेमिंग कैसे करते हैं। अब अगर मैं आती हूँ एल्काइंस पे, एल्काइंस की बात करते हैं। एल्काइंस के लिए जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन्स में क्या था H2n+2, एल्काइंस के लिए हो जाता है 2n-2। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं N1 से। अगर मैं कार्बन को यहाँ पर N1 प्लेस करती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 1 प्लेस करा, हाइड्रोजन हो गया 0। मतलब ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे N1 नहीं एग्जिस्ट करता। कार्बन को 2 प्लेस करो, N2 रखा, हाइड्रोजन कितना आ गया 2 2 4 C2H2। कार्बन को 3 प्लेस करो, H कितना आ गया 4। कार्बन को 4 प्लेस करो, H कितना आ गया 6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जर्नल फॉर्मूला आपके पास एल्काइन सीरीज का। आप किसी भी सीरीज में देख लो डिफरेंस आएगा CH2 ग्रुप का, कोई भी, चाहे आप एल्केन की सीरीज ले लो, एल्कीन की ले लो, एल्काइन की ले लो, तो सब में आपके पास सक्सेसिव मेंबर डिफर कर रहा है प्रिसेसिव मेंबर से बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU। मास का डिफरेंस 14 आएगा, सिंस CH2 का मास कितना होता है 14, 12 कार्बन का हो गया प्लस 2 हाइड्रोजन का। तो अब इनको नेम कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इनके नेम्स क्या होंगे? बहुत सिंपल, आपके पास एक निमोनिक है इनको याद करने के लिए। कैसे आप याद करोगे होमोलोगस सीरीज को? अगर 1 कार्बन एटम है तो उसके लिए आप जो आपका प्रीफिक्स है जो नेम से पहले लगेगा वो हो जाएगा मेथ। 2 कार्बन एटम्स है एथ, 3 कार्बन एटम्स है प्रोप, 4 कार्बन एटम्स है ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रीफिक्स की। सफिक्स क्या लगाओगे? अगर एल्केन की सीरीज है तो एन आ जाएगा आपके पास सफिक्स। अगर एल्कीन की सीरीज कर रहे हो तो सफिक्स आ जाएगा इन। अगर एल्काइन कर रहे हो तो आपके पास सफिक्स आ जाएगा YNE I। ठीक है, तो प्रीफिक्स आपका सेम रहेगा, सफिक्स विल चेंज डिपेंडिंग ऑन, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जनरल फॉर्मूला क्या है सिंगल बॉन्ड वाली सीरीज के लिए? CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड के लिए CnH2, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज के लिए CnH2n-2। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये थी आपके पास होमोलोगस सीरीज। यहाँ से भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जांपल। 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो यू कैन इजीली गिव एनी एग्जांपल, चाहे आप एल्केन सीरीज का दो, एल्कीन का दो या एल्काइन का दो। ओके, एक नेमिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर सपोज मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ तो उसका आप कैसे नेम लिखोगे।
अगर डिटेल में आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है सो विल कम विद अ सेपरेट वीडियो फॉर द नॉमेनक्लेचर पार्ट, सिंस वो पार्ट आपका इस बार के सिलेबस से एडिट हो गया है। मैं एक एल्केन सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिख रही हूँ, देखिए उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। 2 कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करा, रेस्ट हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। 2 कार्बन एटम्स के लिए मैंने आपको प्रीफिक्स क्या बताया है, F, यही बताया है। अब सिंस सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन, तो नेम क्या हो गया इस कंपाउंड का, इथेन। इथ क्यों आया, कार्बन कार्बन में सिंगल इथ क्यों आया, क्योंकि आपके पास 2 कार्बन एटम्स है 1 2, और एन क्यों आया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो क्लियर, होमोलोगस सीरीज आपको समझ आ गई है। होमोलोगस सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हर सक्सेसिव मेंबर डिफर करेगा प्रिसेसिव से बाय CH2 ग्रुप, मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा सक्सेसिव और प्रिसेसिव मेंबर से बाय 14 AMU। क्लियर हो गया। कंपाउंड्स के जो आपके पास ऑलमोस्ट जो पूरी सीरीज है एक जर्नल फॉर्मूला पे डिपेंड करेगी। जर्नल फॉर्मूला जो होगा उस पर्टिकुलर सीरीज में वो सेम होगा हर पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। क्लियर। अगर आपको कंपाउंड की फॉर्मेशन देखनी है तो ऑलमोस्ट हर कंपाउंड की उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो सारे एल्केन्स को बनाने के लिए एक जर्नल मुझे रिएक्शन लगाना होगा उसकी फॉर्मेशन के लिए। अगर एल्कीन्स की बात करूं तो उनके लिए एक जर्नल रिएक्शन से सारे एल्कीन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अल्काइंस की बात करूं तो एक जर्नल रिएक्शन से हम सारे अल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, बट जर्नली ऐसा होता है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हुई हो। आज हमने जितने भी टॉपिक्स स्टडी करे हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।